जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एकदम शांत खाली सी जगह, है ना? लेकिन इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस रिपोर्ट 2025 के हिसाब से असलियत अब इससे काफी अलग है। हमारी धरती के ऊपर का जो आसमान है वो अब एक बहुत ही भीड़भाड़ वाली जगह बन चुका है। और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस नए स्पेस रेस में भारत कैसे गार्डियन ऑफ द हाई ग्राउंड, मतलब एक संरक्षक की भूमिका निभा रहा है। एक अंदाजा लगाइए, सिर्फ साल 2025 में पूरी दुनिया में कितने स्पेस लॉन्च हुए होंगे? 328। जी हां, 328। ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला साल था। इससे पता चलता है कि स्पेस में हमारी एक्टिविटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। जरा सोचिए, स्पेस एक खुला हाईवे है। कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल खाली था, लेकिन अब ये गाड़ियों से, मतलब सैटेलाइट से खचाखच भर गया है। अकेले 2025 में 4198 नए सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजे गए। और इसी वजह से हमारी धरती के चारों ओर का जो माहौल है ना, वो हमेशा के लिए बदल गया है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि उन 328 कोशिशों में से 315 कामयाब रही। मतलब सक्सेस रेट कितना हाई है, यह दिखाता है कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। लेकिन यही कामयाबी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की भीड़ बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह भी बन गई है। लेकिन सोचिए, जब किसी हाईवे पर बहुत ज्यादा गाड़ियां आ जाएं, तो क्या होता है? ट्रैफिक जैम, है ना? बस स्पेस में भी ठीक यही हो रहा है। इस तरक्की की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो है ऑर्बिटल कंजेशन, यानी ऑर्बिट में बढ़ता हुआ ट्रैफिक जैम। ये नंबर शायद आपको चौंका देगा, 1,60,000। जानते हैं ये क्या है? ये 2025 में सैटेलाइट्स और मलबे के लिए जारी किए गए क्लोज अप्रोच अलर्ट्स की संख्या है। मतलब इतनी बार दो चीजें स्पेस में खतरनाक तरीके से एक दूसरे के करीब आ गईं। इसको आसान भाषा में समझे तो हर 3 मिनट में एक टक्कर होने की वार्निंग। जरा सोच कर देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि स्पेस में जो हमारे एसेट्स हैं उन पर हर पल हर मिनट एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यह है कि जब ऐसा कोई अलर्ट आता है तो होता क्या है? सैटेलाइट ऑपरेटर्स को एक कोलिजन अवॉइडेंस मनोवा यानी सीएएम करना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और टक्कर से बचने के लिए अचानक स्टीयरिंग घुमा रहे, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हर सीएम में सैटेलाइट का कीमती फ्यूल खर्च होता है, जिससे उसकी उम्र कम हो जाती है। तो सबसे अहम सवाल, सबसे बुरा क्या हो सकता है? मतलब वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? अगर हम इस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसका अंजाम क्या होगा? और यहीं पे बात आती है केस्लर सिंड्रोम की, जो कि एक बहुत ही डरावना कॉन्सेप्ट है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक टक्कर होती है, उससे मलबा फैलता है, वो मलबा जाकर और टक्करें करता है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा ऑर्बिट कबाड़ से ना भर जाए। और अगर ऐसा हो गया तो कुछ ऑर्बिट्स सदियों तक हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले माहौल में हमारे लिए, यानी भारत के लिए क्या दांव पर लगा है? ये सिर्फ एक ग्लोबल प्रॉब्लम है या भारत के लिए भी एक सीरियस खतरा है? देखिए, भारत ने स्पेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे 22 सैटेलाइट्स हैं जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, तूफानों से बचाते हैं। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 31 सैटेलाइट्स हैं जिनकी वजह से ही हम फोन पर बात कर पाते हैं, नेविगेशन यूज कर पाते हैं। हमारे ये सारे कीमती एसेट्स आज खतरे में हैं। और बात सिर्फ इन सैटेलाइट्स की ही नहीं है। हमारा चंद्रयान-2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी और हमारे आने वाले गगनयान मिशंस, ये सब भी तो इसी भीड़ में काम कर रहे हैं। ये मिशन सिर्फ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है। तो अब सवाल आता है कि भारत इस चैलेंज से निपट कैसे रहा है? हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। भारत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आ रहा है। एक तरह से कहे तो स्पेस जेनेटर, यानी स्पेस की सफाई करने की जिम्मेदारी ले रहा है। और यह है भारत का एम्बिशियस प्लान, डेब्रस फ्री स्पेस मिशन, यानी DFSM। इसके 3 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, जो भी खतरे मौजूद हैं उन्हें ट्रैक करो। दूसरा, मिशन खत्म होने के बाद सैटेलाइट को ऑर्बिट से हटाना कंपलसरी करो। और तीसरा, सबसे बड़ा गोल, 2030 तक 100% डेब्री फ्री मिशंस हासिल करना। लेकिन एक सीधी सी बात है, जो चीज आप देख ही नहीं सकते उसे साफ कैसे करेंगे? तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि स्पेस में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज पर हमारी नजर बनी रहे? और इसी सवाल का जवाब है नेत्रा, मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस।
ये भारत का अपना खुद का बनाया हुआ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो ये स्पेस में हमारी आंखें हैं जो ऑर्बिटल ट्रैफिक और मलबे पर नजर रखती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आसमान में प्लेन्स पर नजर रखता है। नेत्रा की असली ताकत इसके कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स में है। इसका जो मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार है वो 800 किलोमीटर दूर से 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज को भी ट्रैक कर सकता है। सोचिए, ये आसमान में एक क्रिकेट बॉल को ट्रैक करने जैसा है। और साथ में इसका टेलीस्कोप है जो हमें ऊंचे ऑर्बिट्स पर भी नजर रखने में मदद करता है। लेकिन यह बात याद रखनी होगी कि स्पेस को साफ रखना किसी एक देश का काम नहीं है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी सबको मिलकर ही निकालना होगा। हम सब इसमें एक साथ हैं और भारत इस मामले में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हम आईएडीसी जैसी इंटरनेशनल कमेटी के एक्टिव मेंबर हैं। हम स्पेस डेब्री को कम करने के लिए ग्लोबल रूल्स बनाने में मदद कर रहे हैं और तो और हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रहे हैं जिससे सैटेलाइट्स को रिपेयर किया जा सके ताकि उन्हें कचरा बनने के लिए छोड़ना ही ना पड़े। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें स्पेस के फ्यूचर के बारे में सोचना ही होगा। यह हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है और हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अब देखना यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। एक रास्ता हमें ले जाता है एक ऑर्बिटल जंकयार्ड की तरफ, यानी मलबे का एक ऐसा जाल जहां हमारी तरक्की रुक जाएगी, जहां न जीपीएस होगा, न मौसम की जानकारी होगी और ना ही कोई स्पेस मिशन। और दूसरा रास्ता है एक सस्टेनेबल कॉमन्स का, एक ऐसा सुरक्षित स्पेस जो साइंस, कॉमर्स और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा खुला रहे। चॉइस हमारी है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या हम इस हाई ग्राउंड के गार्डियंस इस कचरे के खिलाफ रेस जीत पाएंगे या फिर हम अपने ही बनाए कबाड़ के जाल में हमेशा के लिए फंसकर रह जाएंगे। हमारा भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।